Hello, good evening. I'm audible. Avirup, how are you? So, good evening, everyone. Avirup, Rushi, Ajay, how are you all? Can you hear me? Ajay, good evening. Okay, that's great. Avirup, good evening. So, chapter is biodiversity and its conservation. This is session number 3. और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पेज नंबर 483. आपका टेस्ट है इस वेडनेसडे को. टर्म एग्जाम 4. 18th Jan 2023. And the link of syllabus, just a minute. तो बॉटनी में strategies for enhancement in food production, plant breeding, microbes in human welfare, organisms and population, ecosystem, इन सब chapters का एग्जाम होगा. इसके बाद होगा आपको सेकंड AIATS. So I hope every student has joined the session. Let's start. इससे पहले आप लोगों को किसी क्लास होती है? कौन सी टीचर की? ओके, फिजिक्स. ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. ठीक है. वी नो अर्थ इज आवर होम. ठीक है. And variety of plant, animals and birds, we share this beautiful plant with each other. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या आता है? प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर. ठीक है. हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे उसको, और मैनेज करेंगे इस तरह से कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो सफर ना हो, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो. दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल फ्यूचर. ठीक है. तो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं ये सब करने के लिए? आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे. अर्पिता, गुड इवनिंग. बट क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट वुड हैपन इफ हैंडफुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स गो एक्सटिंक्ट? क्या होगा अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स इस
आपके इकोसिस्टम से एक्सटेंड भी हो गए। चलो मान लेते हैं कुछ कॉकरोच ही एक्सटेंड हो गए इस दुनिया से, तो आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए ना, वैसे भी डरते हो कॉकरोच से, ठीक है? तो कुछ इफेक्ट होगा क्या? कोई ऑर्गेनिज्म अगर लास्ट हो जाता है हमारे इकोसिस्टम से, यस, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म अजय, सारी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो गई कॉकरोच की, ये अच्छा है कि नहीं? इफेक्ट होगा, यस इफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? इफेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो हमें पता नहीं। हम एक्चुअली एनालाइज ही नहीं कर सकते डैमेज, ठीक है? अनुमान ही नहीं लगा सकते कि हमें कैसे नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, ओके, बट होगा। सो देयर आर रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अजय ऐसे नहीं बोलते, इनफैक्ट चाइना में हमारे बहुत से पार्टनर्स हैं जो कि नॉर्मल फूड खाते हैं वहां पे, ठीक है? तो ये सब कहावत है, हाँ वहां पे है, वेट वेट मार्केट है वहां पे, बट ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो, ओके? सो इनफैक्ट आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इतने इंडियंस हैं चाइना में, बहुत इंडियंस हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड इथिकल आर्गुमेंट्स। दीज आर द रीजंस। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। व्हाट आर दीज रीजंस? व्हाट आर द बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग so that we are conserving the biodiversity? Let us understand. अगर तो फिर हमारा भी अस्तित्व कहां से रहेगा? ठीक है जी। फूड के सोर्सेज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे अलग अलग। ये नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस आपको बता रहा हूं। फूड सोर्सेज में वेदर इट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेदर इट इज पोल्ट्री, वेदर इट इज दी ग्रेन्स, सब ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं हमारे। मशरूम्स हमें मिल रहे हैं जी, पल्सेस हैं, पीज, बीन, सीरियल्स हैं, वीट, राइस, मेज, ओट, कहाँ से आएगा? सब ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रहे हैं। और बहुत से लोग तो इन्हें उगा करके खेत खलियान में, जब हमने उगाया, और खेत खलियान हमने कहां से बनाया जी? हमने जंगल को काट दिया। जंगलों से फ्रूट्स भी तो मिलते हैं कुछ। आपने करौंदे खाए हैं कभी? है ना? बेर भी खाए होंगे। बेर का पेड़ होता है, नहीं तो नहीं, जंगली बेर है, कुछ बेर बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जामुन, जामुन के पेड़ देखे हैं आपने? राइट। स्टार फ्रूट्स, अमरक भी कहते हैं, है ना? चाट वाट बना के भी खाते हैं बच्चे इसकी। करौंदे मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं जी। बेर, बेर की भी कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां होती है। एक छोटे छोटे लाल बेर होते हैं, एक बड़ा वाला हरा बेर भी होता है, एक गोल भी होता है, एक अलग शेप का होता है। जामुन, जामुन भी बहुत पसंद होंगे आपको, है ना? सो पेड़ों से हमें पीने के लिए ड्रिंक्स भी मिलते हैं, इनका जो न्यूट्रिशियस सैप होता है। फल का हमने जिक्र करा है। फॉडर, चारा भी तो मिल रहा है। जो पशु पालन कर रहे हैं हम, उनके लिए चारा कहां से आ रहा है? राइट। अल्टीमेटली हर चीज के लिए हम नेचर पे डिपेंडेंट है। पोल्ट्री का जिक्र हम पहले भी कर चुके थे। एग्स हैं, मीट है, शीप दिखाया गया जी यहाँ पे, फिशेज हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को उतना ही डिस्टर्ब कीजिए जितना कि वो सहन कर पाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, खत्म हो जाएंगी सब चीजें एक दिन, ठीक है? और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं जी हमें? फाइबर यानी जूट, वूल, सिल्क, जलाने के लिए लकड़ी भी तो मिल रही है, फायरवुड, राइट? इमारतों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल है, बैम्बूज है, और भी लकड़ी है जो यूज होती है। घर का फर्नीचर भी बनता है, राइट? दरवाजे, चौखट, सब कहां से है? जंगलात की लकड़ी काट के ही तो मिल रहा है। क्रिकेट बैट्स, आप में से जो क्रिकेट के शौकीन हैं, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं हमें। टैनिन्स, tea leaves, grape skin and seeds, we get tannins,
राइट। कलर्ड डाइज भी तो है, नेचुरल डाइज जो हम यूज करते हैं, ठीक है जी। टैनिन्स का इस्तेमाल हो रहा है लेदर टैनरी में, प्रोटीन सेडिमेंटेशन इन वाइन में, वाइन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। रेजिन्स, गोंद जैसा चिपचिपा सा पदार्थ, बहुत से प्लांट्स रेजिनस मटेरियल रिलीज करते हैं, और अगर इवन एक छोटा सा इंसेक्ट, एक मॉस्किटो भी उस रेजिन में फंस जाए, एम्बर सुना है ना आपने, एम्बर बन जाता है, और वो हजारों लाखों साल तक भी ऐसा रह सकता है, फॉसिल्स। सो रेजिन इज अ काइंड ऑफ एक्सुडेट, एक सिक्रीटरी सब्सटेंस है जो रिलीज हो रहा है प्लांट से। इंसेक्ट्स कैन गेट ट्रैप्ड इन दैट, एम्बर बनता है, ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल हो जाता है। इसी से टर्पेंटाइन भी मिल रहा है हमें, सॉल्वेंट, जिसका इस्तेमाल हो रहा है ऑयल पेंट्स में, पेंटिंग्स में भी टर्पेंटाइन की एक अपनी ही स्मेल होती है। नेचुरल डाइज मिल रही हैं कपड़ा रंगने के लिए, अलग अलग तरह के कलर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। आजकल होली के रंग भी आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक कलर्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मेडिसिन भी मिल रही है। क्विनीन याद है आपको, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से क्विनीन, एंटी मलेरियल ड्रग। बहुत सी जगहों पे अब क्विनीन का इस्तेमाल नहीं भी होता है क्योंकि इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। सो सिनकोना ट्री की बार्क से क्विनीन मिलती है, एंटी मलेरियल ड्रग है। रोवल्फिया अगर आपको याद हो, रिसरपीन मिलता है इससे, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब औषधियां भी मिल रही हैं हमें। नेचर सब कुछ देता है जी। Forests, they account for more than 25% of the drugs in the market. Strange. 25% से ज्यादा दवाइयां जो आ रही हैं उनका अल्टीमेट सोर्स जो हम देखें जाके फॉरेस्ट से, 25,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स के जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं। एक पौधा तो ऐसा है जो हम घर में ही उगाते हैं, तुलसी आपने सुना होगा, एलोवेरा सुना होगा, घर में यूज करते हैं ना, right? Many potential plants with medicinal properties yet to be explored. शायद कितने और ऐसे होंगे, शायद अनगिनत प्लांट्स जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, और अगर उससे पहले ही उन्हें खत्म कर दिया गया, स्ट्रेंज, क्या होगा फिर सोचिए, ठीक है जी। व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग? लेट्स अंडरस्टैंड बायो प्रोस्पेक्टिंग। Exploring the molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. जो प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी किस्म की, उनका मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। Students, narrowly utilitarian means we are getting direct benefit from the biodiversity and its resources. ठीक है, तो क्या क्या डायरेक्ट बेनिफिट्स हमें मिलते हैं? सबसे पहले तो फूड, all the food like we eat comes from the plant and animals. ठीक है, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, एग, मीट, सब कुछ प्लांट और एनिमल से ही आता है ना। फायरवुड, ठीक है, जिसे हम जलाते हैं फॉर एनर्जी, फॉर कुकिंग, फॉर हीटिंग पर्पस, प्लांट से ही आता है, ठीक है। फाइबर लाइक जूट, फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन, कोयर, दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जितने भी क्लोथ्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, सारी चीजें फाइबर से ही ऑब्टेन होती हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, वुड फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड एज टिम्बर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी बहुत सारे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखिए, टैनिन्स हुए, lubricants, dye, resins, perfume, paper, rubber, these are some industrial products that are obtained from plants. उसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स जो हैं या
एक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं जो कि मेडिसिन में अप्लाई होते हैं. मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स currently that are sold in the market are derived from just 120 species of plants. ठीक है. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, 25,000 species of plants contribute to the traditional medicine. Traditional medicine मतलब अभी उनका जो पोटेंशियल है फुली डिस्कवर नहीं हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पुराने जो हैं उनको यूज करते थे. ठीक है, आपने भी कुछ देखा होगा कि कोई प्लांट्स जो हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते थे फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, उसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं. तो 25,000 से ज्यादा प्लांट्स को ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है. अभी उनका पोटेंशियल जो है, फुल पोटेंशियल साइंटिफिकली डिस्कवर नहीं हुआ है. अंडरस्टूड? तो देखिए स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट ड्रग्स, देयर सोर्स एंड एप्लीकेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा गया भी है. ओके, तो ड्रग है स्टूडेंट्स मॉर्फिन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पेपर सोमनिफरम. प्लांट का नाम है. ठीक है, इट इज एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक होता है पेन रिलीविंग. ठीक है, इसी तरह ड्रग का नाम है क्विनून. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये वाला ड्रग. इट इज obtained फ्रॉम चिंकोना लेजिरियाना एंड चिंकोना ऑफिशियलिस. ठीक है, इट इज एंटी मलेरियल ड्रग. ठीक है, आर्टिमिसिन. इट इज obtained फ्रॉम आर्टिमिसिया एनवा. इट इज आल्सो एंटी मलेरियल, इंपॉर्टेंट है. टेक्साल. इट इज obtained फ्रॉम बार्क ऑफ यू ट्री, जिसको हम टेक्सस पेकेटा कहते हैं. ठीक है, टेक्सस ब्रेविफोलिया इसकी दूसरी स्पीशीज है. ओके, इट इज एंटी कैंसरस. तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टेक्सस इट इज ओनली जिम्नोस्पर्म दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटी कैंसर ड्रग. ठीक है, टेक्सस एक जिम्नोस्पर्म है. विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, दो ड्रग्स हैं. दे आर obtained फ्रॉम द प्लांट कैथरंथस रोजियस. इसको विंसिया रोजा भी कहते हैं, रोजी पेरीविंकल भी कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज एंटी कैंसरस. तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है. विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन फ्रॉम कैथरंथस रोजियस. उसी तरह रिजरपाइन, इसके बारे में आपने सुना होगा. इट इज obtained फ्रॉम रूट्स ऑफ रेवल्फिया सर्पेंटियाना. ठीक है, इसको कहते हैं मेडिसिन ऑफ मैड्स भी. ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे होती है? एप्लीकेशन अगेंस्ट हाई ब्लड प्रेशर, शाइजोफ्रेनिया एंड पेनफुल बाउल्स. शाइजोफ्रेनिया होती है, इट इज ए स्टेट ऑफ मेंटल इलनेस. ठीक है, पागल हो जाता है इंसान, अपना मेंटली जो बैलेंस है खो बैठता है. ठीक है, तो उनको दी जाती है. इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दोज पर्सन दैट आर मेंटली इल. ओके, इसीलिए इसको मेडिसिन ऑफ मैड्स कहा जाता है. Vesica is a drug. It is obtained from the leaves of Ethioda vesica. It is used to treat bronchitis. Bronchitis होता है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फेक्शन होता है. इसी तरह लिकोराइस, obtained from roots of Glycyrrhiza glabra. ठीक है, it is also used to treat bronchitis. ठीक है, तो एवरीवन नोट इट डाउन, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अंडरस्टूड? कोई डाउट यहां तक? Okay, so let's solve a question. Exploration of molecular genetic and species level diversity for novel product of economic importance is known as.
तो 7 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अविरूप, ऋषि, अजय, ऐश्वर्या, कोमल, कृष्णा एंड जतिन। ठीक है। आंसर इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो देखिए बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट लेवल्स तक, ताकि हम उनका इकोनॉमिकली कैसे यूज कर सकें। अगर पायरेसी की बात की जाए, आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ये इट इज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without the compensatory payment। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ड्रग ऑब्टेन की, ठीक है, आपके पास कोई ड्रग है, अगर आप उसको कमर्शलाइज करना चाहो, आप उसको बेचना चाहो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। पहले लोकल पीपल से, मिनिस्ट्री से लेनी है, उसके बाद आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं इलीगल ड्रग फार्म करती हैं और फिर उसकी स्मगलिंग करती हैं। ठीक है, कमर्शलाइज करती हैं उसको विदाउट प्रॉपर अप्रूवल, तो उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। Bioenergetics, it is branch of biochemistry that focuses on how cells transform energy. And bioremediation, it is process in which living organisms like microbes and bacteria are used for the removal of contaminants from the environment। तो सॉइल में कुछ कंटेमिनेंट्स हैं, एनवायरनमेंट में कंटेमिनेंट हैं, उसको अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिमूव कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज बायोरेमिडिएशन। और अगर हम प्लांट्स को यूज कर रहे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज फाइटोरेमिडिएशन। ठीक है, फाइटोरेमिडिएशन में ज्यादातर किसका रिमूवल होता है, हैवी मेटल्स का फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, हैवी मेटल्स रिमूव होते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, हमने पढ़ा नैरोली यूटिलिटेरियन के बारे में कि इसके इफेक्ट्स जो हैं इमीडिएट बेनिफिट्स मिलते हैं। अब लेट अस स्टडी अबाउट द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ecosystem services that the nature provides। इस शब्द से आप वाकिफ है? इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम का ढांचा, स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि इकोसिस्टम कितनी अलग अलग तरह की सर्विसेज देता है। जितनी ज्यादा बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी होगी, उतना ही बेहतरीन सर्विसेज भी होंगी। इकोसिस्टम सर्विसेज से क्या मतलब है? प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। एक इकोसिस्टम के अंदर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं जिनके कारण ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, वी कॉल देम एज इकोसिस्टम सर्विसेज। याद है, ये हमने पढ़ा था इकोसिस्टम सर्विसेज। फ्लड कंट्रोल, क्लाइमेट रेगुलेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बन साइकिल में किसी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना, अलग कर देना, राइट? ठीक है जी। पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिनेशन नहीं होगा तो भाई अनाज कहां से आएगा फिर, है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारी हमने सर्विसेज का जिक्र करा था, राइट? ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हमने जिक्र किया था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, अमेज़न के घने जंगल जो हैं, 20% जो है ऑक्सीजन टोटल पृथ्वी का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। दे प्रोड्यूस 20% ऑफ अर्थ्स टोटल ऑक्सीजन थ्रू, किस प्रक्रिया के जरिए? प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि
इसी कारण से हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हैं उन्हें लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, है ना? हमारे शरीर में भी तो लंग्स का यही काम है। बाहर से जो हवा पहुंची है वहां से ऑक्सीजन एल्वियोलाई की वॉल को क्रॉस करती हुई ब्लड में चली जाती है, तो वो हमारे लंग्स हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और पूरे प्लैनेट के लंग्स जो हैं वो अमेज़न फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट। दे आर फेमस एज वर्ल्ड्स कार्बन सिंक। ठीक बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, राइट जी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ इस तरह से समय बदला है, हालात कुछ इस तरीके से बदले हैं दैट नाउ दे आर एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सर्विसेज में नेक्स्ट आता है जी पॉलिनेशन, परागण, रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। सो हनी बीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। अगर हमें पॉलिनेशन मैनुअली करना पड़ जाए इट विल बी वेरी टीडियस, बहुत ही कठिन, परिश्रम वाला, बहुत ही मुश्किल काम होगा, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा इसमें, एंड हो सकता है हम सक्सेसफुली कर भी ना पाए। लार्जली इट मे नॉट बी दैट फ्रूटफुल जो हम सोच रहे हैं कि उसका नतीजा पॉजिटिव ही निकले, वो भी संभव नहीं है। ठीक है जी। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सर्विसेज की बात करें तो उसमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं। इंटेंजिबल शब्द का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता या फिर शायद जिसे देखा भी नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अगर मैं कहूं प्रकृति को देख के, नेचर को देख करके एक अजीब किस्म का सुकून मिलता है, हमें संतुष्टि मिलती है, वी फील क्लोज टू नेचर, एक हैप्पीनेस आती है ना, खिलखिला जाता है, इंसान पूरी तरह से रिफ्रेश फील करता है। ये भी तो बेनिफिट्स है ना। फिर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं, ट्रैंक्विलिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ, इकोथेरेपी। आजकल कितनी तरह की अलग अलग थेरेपीज हैं, उसमें से एक थेरेपी है इकोथेरेपी, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग इन नेचर टू बूस्ट ग्रोथ, हीलिंग एंड मेंटल हेल्थ। तो भाई दवाइयां देकर के फिजिकली आप हेल्दी हो गए, लेकिन मान लीजिए आप इमोशनली, मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर चलिए ना नेचर के करीब, इकोथेरेपी, उस मदर नेचर को करीब से महसूस करते हैं। इको टूरिज्म, Students, now we have another category. Okay, broadly utilitarian. Okay, we are getting the benefits from the services provided by the ecosystem. Okay, oxygen, for example, plants replenishing oxygen of the atmosphere due to their photosynthetic activity. ठीक है, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्वेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कौन से फोटोसिस्टम में, फोटोसिस्टम फर्स्ट या फोटोसिस्टम सेकंड में, बताइए। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड में, है ना। फोटो सिस्टम सेकंड में ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है। दिस इज हाउ प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, 20% ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो इन्हीं फॉरेस्ट से आता है। पॉलिनेशन इज अनदर सर्विस। Organisms like bee, bumblebee, bird, bat are involved in the pollination of plants, which is essential for formation of fruit and seeds. ठीक है, तो पॉलिनेशन होता है, फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, हमें भी बेनिफिट मिलता है, प्लांट्स को भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इमेजिन कीजिए अगर पॉलिनेशन ना हो तो सीड फॉर्मेशन होगी? नो। फ्रूट फॉर्मेशन होगी? नो। ठीक है, प्लांट्स की आगे प्रोजनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी आगे एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, तो अगर हम पॉलिनेशन का काम मैन्युअली करते हैं थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन, इट वुड कॉस्ट
many billion dollars, ठीक है, कितने डॉलर्स इसमें होंगे, खर्च होंगे, ठीक है। इमेजिन कीजिए एक हेलीकॉप्टर पोलन स्प्रे कर रहा है किसी फॉरेस्ट के ऊपर, है ना। सुनने में ही कितना अकवर्ड लग रहा है, ठीक है। और फिर हर एक प्लांट को पोलिनेशन होगी, चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए कितना काम करते हैं छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, डेट टू फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। एस्थेटिक प्लेजर, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स लॉट ऑफ प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द thick woods, watching spring flowers in full bloom, waking up to bulbul song in the morning, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी फॉरेस्ट को विजिट करते हो, ठीक है। तो डॉक्टर भी, जिसको ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है ना, डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि किसी फॉरेस्ट में जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हों, बर्ड्स हों जो कि गीत गा रहे हों, ठीक है। तो काफी सुकून मिलता है दिल को वहां पे जाके, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज एस्थेटिक प्लेजर, ओके। फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, ठीक है। जब फ्लड होता है तो पानी अपने साथ सारी चीजों को बहा ले जाता है, ठीक है, चाहे सॉइल आए या कोई भी चीज आए। लेकिन प्लांट्स अगर सॉइल में प्रेजेंट हैं तो आप देखते हो कि उन जगहों पे बहुत कम सॉइल इरोजन होती है, बिकॉज प्लांट रूट्स दे होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टाइटली अगेंस्ट द मूविंग विंड और वाटर, ठीक है। और इस तरह से दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। They also increase the porosity of soil and thereby allow water to percolate down into the soil, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉइल के अंदर भी जाता है, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ प्लांट्स। लिटर एंड ह्यूमस ऑफ प्लांट्स, दे एक्ट एज स्पॉन्ज रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द रेन वाटर। तो ह्यूमस के बारे में हमने पढ़ा है, लिटर के बारे में हमने पढ़ा है, जो लीफ फॉल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मॉइस्चर रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। मॉइस्चर फिर प्लांट्स के ही काम आएगा। दे हेल्प टू रिटेन वाटर एंड प्रिवेंट रन ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर से रन ऑफ के चांसेस जो होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं ये सब। इथिकल आर्गुमेंट्स, तो देखिए एवरी स्पीशीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, दो इट मे नॉट बी ऑफ डायरेक्ट यूज टू अस, इट इज देयरफॉर आवर मोरल एंड इथिकल ड्यूटी टू not to destroy them. Instead, we should take care of them and their well-being so that as to pass the rich biological legacy to the future generations, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी मॉरल ड्यूटी है, इथिकल ड्यूटी है कि हम स्पीशीज को इक्वली ट्रीट करें, उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि कोई नुकसान पहुंचाएं उनको, ठीक है। चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो, यूजफुल ना हो, ठीक है। और ये लिगेसी जो है, जैसे हमारे पुराने जो हैं, आप देखा होगा उनको उनको ज्यादा प्यार था प्लांट्स और एनिमल्स को के लिए व्हेन कंपेयर टू अस, ठीक है। तो हमें जो कुछ बचा हुआ है हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए लेके जाना है, अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि ये भी हमारे इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी अपने बच्चों को यही बात कहें, ठीक है। सो हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कितना करें। हाँ, फायदे तो ठीक है, फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन करें क्या, है ना। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। तो देखिए कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो दो टाइप्स की हैं, इन सिटू, एक्स सिटू, ठीक है। इन सिटू में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं इन देयर ओन एरिया, जहां पे वो प्रेजेंट है वहीं पे हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, जिससे कि स्पीशीज को हम उनके हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर हॉटस्पॉट्स, लेट अस स्टडी अबाउट देम। है ऑन साइट कंजर्वेशन। साइट जगह वही की वही एज इट इज, जहां वो पाया जाता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये वाला जो एरिया है इतना बड़ा, यहां पे खतरा हो सकता है आने वाले समय में एग्जिस्ट करने वाली स्पीशीज को। बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे,
और एंडेमिक स्पीशीज हैं जो यहीं के यहीं पाए जाते हैं और कहीं मिलते भी नहीं, तो भाई इन सिटू कंजर्वेशन कर दीजिए उनका। So animals as well as plants, they remain in their natural habitat. Biodiversity is conserved at all the levels, genetic level हो, species level, ecosystem level, ये already हम पढ़ चुके हैं। Now, in situ conservation में कुछ challenges भी हैं, ये बातें इतनी आसान नहीं हैं। ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी उन कंट्रीज में देखने को मिली है जो कि डेवलपिंग नेशंस है। ये कहते हैं ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित हो चुकी हैं पूरी तरह से। सवाल है कि जो विकसित हो रही हैं, डेवलपिंग नेशंस जो हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कहेंगे कि भैया सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की, उसे भरपेट भोजन दिया जाए, उसे मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, उसे अच्छा एजुकेशन दिया जाए उन ह्यूमन बींग्स को। कहां इतने फंड्स हैं, कहां इतनी मैन पावर है, इतना पैसा कहां है कि हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में लगा दें उसे। ग्रुप ऑफ एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट्स एनवायरमेंट की कंजर्वेशन को लेकर के जो बहुत जानी पहचानी हस्तियां थी, जिन्होंने इस विषय के ऊपर बहुत काम करा है, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, सो उन सब लोगों ने मिल करके एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया। दे आइडेंटिफाइड एरियाज विद हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। पहले पूरे विश्व में, नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरी दुनिया, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में कोई पॉलिटिकल बैरियर तो नहीं रखना है हमने। नेचर तो सबके लिए एक जैसा है, सबको उसका मान सम्मान करना चाहिए। वहां हमें बाउंड्रीज को लेके नहीं लड़ना चाहिए कि ये पेड़ तो तुम्हारी कंट्री के, भाई इनके लिए मैं तो कुछ नहीं सुविधा दूंगा अगर तुम मुझसे कुछ मांग भी रहे हो तो, है ना, ये नहीं करना है। सो ग्रुप ऑफ एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट्स, दे आइडेंटिफाइड एरियाज विद हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी और उन्होंने उसे नाम दे दिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब एक नया शब्द आया आपके सामने, हॉटस्पॉट। मोबाइल में भी होता है ना, मोबाइल हॉटस्पॉट वर्ड हम यूज करते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं जो उन एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट्स ने एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं विद हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसी जगह जहां पे एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। अब जैसे लायन टेल्ड मैकाक है, इंडिया में खास जगह पे मिलेगा। रेड पांडा मैं कहूंगा जी हिमालयज में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर आपको उन एरियाज को हॉटस्पॉट की तरह आइडेंटिफाई करना होगा। वर्ल्ड मैप आपके सामने है। यू कैन सी एशिया, यू कैन सी यूरोप, यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स जो थे वो रिकॉग्नाइज किए गए, बाद में 9 और ऐड हुए, तो कुल संख्या जो है 34 है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा। 34 हॉटस्पॉट्स इन वर्ल्ड, इनिशियली 25, कितने ऐड हुए? 9, टोटल हो गए जी 34। अगर मैं ये 34 हॉटस्पॉट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड देखूं मैप के ऊपर, एक बात समझ में आती है कि जितना भी लैंड एरिया है पूरे विश्व का, सभी कॉन्टिनेंट्स का मिला के, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला करके ये जो हमारे हॉटस्पॉट्स है ना, दे आर कवरिंग 2% ऑफ द लैंड। तो इसका मतलब है पूरे विश्व में केवल 2% भूमि, 2% जमीन, 2% जगह ही ऐसी है विच इज वेरी डेंस इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और अगर हमने इसी को बचा लिया, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इस 2% लैंड मास में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी को बचा पाने में, तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत 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 ज्यादा होगा। वो कैसे? प्रोटेक्शन ऑफ द हॉटस्पॉट्स कैन डिक्रीज द मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, मैप पे गौर कीजिए जरा, अलग अलग रंग हमने इस्तेमाल करें। पिंक कलर है आपके लिए, ग्रीन कलर है और ये मस्टर्ड कलर है। पिंक कलर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, राइट।
ये रहा जी श्रीलंका, ये रहा जी वेस्टर्न घाट एरिया, हिमालयस, ये रहे जी हिमालयस, हिमालय पर्वत, इंडो बर्मा रीजन, राइट। In situ strategies of biodiversity conservation emphasize protection of whole ecosystem. Therefore, its biodiversity at all levels is protected. ठीक है, अगर हम सारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसकी बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगी. ठीक है, हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज आर इंक्लूडेड हियर. ठीक है, तो देखिए हॉटस्पॉट्स क्या हैं. द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हॉटस्पॉट्स आर. ठीक है, हम वो रीजन्स कहेंगे हॉटस्पॉट्स जिनमें they have high levels of species richness, different kind of plants animals वहां पे पाए जाते हैं. Second criteria is that high degree of endemism is present there. Endemism क्या होती है? Species that are confined to a particular region and are not found anywhere else. ठीक है, एक particular region में ही species पाए जाते हैं और कहीं पे भी नहीं. That species are called as endemic species. डिग्री ऑफ थ्रेट वहां पे ज्यादा होता है. ठीक है, डिग्री ऑफ थ्रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस. ठीक है, हैबिटेट लॉस ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से डिग्री ऑफ थ्रेट वहां पे ज्यादा है. ठीक है, तो कौन कौन से 3 क्राइटेरिया हैं हॉट स्पॉट्स को डिटरमाइन करने के लिए. सबसे पहले दे हैव हाई स्पीशीज रिचनेस. ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है. देन एंडेमिज्म. ठीक है, वहां पे ज्यादा होती है. एंड दे हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ थ्रेट. ठीक है, ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं तो हम उसको उस पर्टिकुलर रीजन को कैटेगराइज करेंगे एज हॉटस्पॉट. तो इनिशियली 25 hotspots were identified globally, but now the number is raised to 34 and it occupies Earth's land area of less than 2%. ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें वी हैव 3 हॉटस्पॉट्स. वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका. ठीक है, उसके बाद इंडियो बर्मा रीजन एंड हिमालयाज एंड दे एक्सटेंड आल्सो इन द नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट 3 हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं. अंडरस्टूड. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. How many hotspots of biodiversity in the world have been identified till date by Norman Myers? आपके पास 4 ऑप्शन हैं. बताइए कितने हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट हैं टिल डेट. तो देखिए 7 स्टूडेंट्स ने से जवाब दिया है. अभिरूप, ऋषि, अजय, ऐश्वर्या, जतिन, आरफा, ऋतिक और एक स्टूडेंट का नाम अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा. ठीक है, आंसर इज 34. So biodiversity hotspots are area with high degree of species richness, high degree of threat and endemism as well. Initially 25 hotspots were identified globally, but the number is now raised to 34, occupying Earth's land area of less than 2%. तो अर्थ के 2% एरिया पे फैला हुआ है हॉटस्पॉट. अनदर क्वेश्चन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो बताइए इन चारों में से कौन सा हॉटस्पॉट है इंडिया में? This time again, 7 students are correct. Avirup, Rushi, Aishwarya, Afra, Rutik, and the name of 2 student is not appearing. आंसर है, सॉरी, ऑप्शन 3 है आंसर, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स. So, 3 biodiversity hotspots are in India: Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma region and Himalayan. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, दे आकर अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, एक्सटेंडिंग ओवर टू श्रीलंका आल्सो. सो साउथर्न वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज मालाबार. ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स में इंपॉर्टेंट जगह क्या है? अगस्त्य मलाई हिल्स, Silent Valley, New Amambalam Reserve. These are major centers of diversity here. Indo-Burma region, it extends from Bhutan to Myanmar, covering most of the northeast India. और हिमालय में क्या आता है? It is one of the richest hotspots biodiversity in the world. कोई डाउट यहाँ तक? तो इन सिटू में हमने हॉटस्पॉट्स पढ़े. अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज कैन बी सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड लेक्स, ठीक है, दे कैन बी बायोस्फीयर रिजर्व, दे कैन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी टेरेस्ट्रियल, दे कैन बी मेराइन. So let us study about the biosphere reserves now. UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. फुल फॉर्म याद रहेगी, यूनेस्को stands for United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization. यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उसका कंसेप्ट दिया गया, परिभाषा बताई गई, और कैसा स्ट्रक्चरल सेटअप होना चाहिए एक बायोस्फीयर रिजर्व का. समझिए जरा. आपके सामने सपोज ये वाला जगह मैं कह देता हूं, मैं डिक्लेयर कर देता हूं ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जी, ये बायोस्फीयर रिजर्व है. उसमें ना आपको 3 जोन मिलेंगे. सबसे बाहर पेरीफेरी में ट्रांजिशन एरिया. ट्रांजिशन एरिया से थोड़ा और अंदर बढ़ते हैं, देयर इज बफर जोन. उससे अंदर डीप जाएंगे, देयर इज कोर जोन. 3 बातें. ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन एरिया
let's solve a question. The region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as. This time 4 students are correct. ठीक है, आंसर है कोर जोन. सो अवरूप, जतिन, ऋषि और एक स्टूडेंट का नाम अपीयर नहीं हो रहा है. Biosphere reserve are special category of protected areas of land or coastal environments wherein tribal people are an integrated component of the ecosystem. ठीक है, तो ये एसोसिएशन होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, ट्राइबल पीपल्स की, जिससे कि प्लेज ये दिया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो पर्टिकुलर एरिया की. ठीक है, तो concept of biosphere reserve was launched in 1975 as a part of UNESCO's main and biosphere program. The main functions of biosphere reserve are सबसे पहले conservation, then there is development and third क्या है scientific research, monitoring and education of that region. ठीक है, इंडिया की बात करें 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कुछ बुक्स में 18 भी दिया गया है. ओके, लेटेस्ट नंबर 18 है. So these are 14 biosphere reserve in India. ठीक है, no need to remember. If you want, you can write it down. Nanda Devi, Nokrek, Manas, Dibru, Dehang Debang, Sundarbans, Gulf of Mannar, Nilgiri, Great Nicobar, Simlipal, Kanchendonga, Pachmari, Augusta Malay Hills, अचनकमार, अमरकंटक. ठीक है, कुछ नाम तो बहुत डिफिकल्ट हैं प्रोनाउंस करने. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट इश्यूज किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? जतिन, क्वेश्चन इसी की तरह से आते हैं कि हार्ड स्पॉट्स पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना. आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी स्पीशीज है वो थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बताइए डिफरेंस क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, एंडेंजर्ड में. हार्ड स्पॉट से क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, आप नीड की बात कर रहे हैं ना. देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स. सबसे पहले क्या होता है? कोर जोन. देखिए, सबसे अंदर कोर जोन होता है. कोर जोन के अंदर किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होती है. ठीक है, नेचुरल एंड कोर जोन कंप्राइजेस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम. इट इज प्रोटेक्टेड. यहाँ पे कोई किसी किस्म की मूवमेंट अलाउड होती ही नहीं है. ठीक है, तो इसमें प्लांट्स को, एनिमल्स को ग्रो किया अलो किया जाता है ग्रो करने को टू रीच देयर बायोटिक पोटेंशियल, अनडिस्टर्ब्ड बिल्कुल. फिर आता है एक बफर जोन. बफर जोन इज नेक्स्ट जोन. The buffer zone surrounds the core area and is managed to accommodate a greater research and educational activities. तो यहाँ पे educational activities, research activities allow किए जाते हैं up to certain extent. ठीक है, बफर जोन में. लेकिन ह्यूमन डिस्टर्बेंस अलाउड फिर भी नहीं है, बाकी आम जनता की अलाउड. ठीक है, ट्रांजिशन जोन आता है सबसे आउटर रीजन. ट्रांजिशन जोन जो है, it is outermost part of the biosphere reserve in an area of active cooperation between reserve management and the local people. ठीक है, तो इसमें ट्राइबल पीपल को एलो किया जाता है रहने के लिए. ठीक है, एंड देन वो यूज कर सकते हैं जितने भी रिसोर्सेस हैं फॉरेस्ट के, दे कैन यूज. ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशन, अदर इकोनॉमिक यूजेस वो कर सकते हैं, बट इन हार्मोनी विद द कंजर्वेशन गोल्स. जब तक वो कंजर्वेशन गोल्स को अडॉप्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को. ठीक है, सो दीज आर 3 जोन्स.
बायोस्फीयर रिजर्व। मैक्सिमम कितना नहीं है जतिन, किसी चैप्टर की वेटेज कम नहीं है। ठीक है, हर एक चैप्टर से आपको तकरीबन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से के हिसाब से मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लेस इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ओके, तो ज्यादातर बच्चे जो है इसी वजह से रह जाते हैं, उनको लगता है कि शायद ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, नीट में हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन कॉर्नर से ही पूछे जाते हैं हमेशा। सेंटर तो सब एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। Is it in Haryana? Is it in Gujarat? Is it in Madhya Pradesh? Is it in Chhattisgarh? Is it in Rajasthan? बताइए, नहीं पता तो अगली बार ढूंढ के आइएगा। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस। प्रोटेक्टेड एरियाज में आगे बढ़ते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स का जिक्र करते हैं। ग्रूव्स का मतलब होता है कि जैसे बहुत सी बातें ऐसी होती जो हम जिन्हें एक धार्मिक रूप दे देते हैं, है ना। ग्रूव कह दीजिए कि आप एक कुंज जैसे हम कह देते हैं, उपवन जैसे हम कह देते हैं, ऐसे पेड़ पौधे या प्लांट्स जिनके साथ रिलीजन का कोई एस्पेक्ट जुड़ा है। और जहां भी धर्म की बात, रिलीजन की बात आती है, हम वैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं उस बात को लेकर के। चाहे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे हजारों तरह के तुलसी के पौधे पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की एक विशेष स्थान है, एक विशेष रिस्पेक्ट है। खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। सीक्रेट ग्रूव्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी आपने ये नाम सुने होंगे, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। इसके अलावा अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। अगर आप इस एरिया में रहते हैं, राजस्थान में या हरियाणा बॉर्डर एरियाज या फिर दिल्ली, तो अरावली हिल्स देखने का मौका आपको मिला होगा। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें से बहुत सी जगह जो है वो अब छत्तीसगढ़ में आ गई है। ठीक है जी। सो सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज, सीक्रेट ग्रूव्स का जिक्र कर रहे थे हम। वेस्टर्न घाट्स
National parks are the areas that are maintained by government and reserved for the betterment of wildlife. Both plants and animals are protected here in the national park. ठीक है, grazing, felling of trees, habitat manipulation and cultivation are not allowed here at all. याद रखिए, ठीक है। अर्लीस्ट नेशनल पार्क्स की बात की जाए, येलोस्टोन वाज इन यूएसए, रॉयल वाज इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेंचुरीज की बात करें, दीज आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क और सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स में दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, सेंचुरीज में सिर्फ एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर ऑल from all types of exploitation and habitat disturbance. Collection of forest product, harvesting of timber, tilling of land, private ownership, etc. are allowed. ठीक है, यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं सेंचुरीज में, लेकिन नेशनल पार्क में किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, ठीक है। दिस इज सेकंड डिफरेंस। कोई डाउट यहाँ तक? Question has sacred groves are specially useful in. The question was asked in AIP MT 2012. This time Aishwarya, Jatin, Arfa and Avirup are correct. Answer is conserving rare and threatened species. This is the goal of sacred groves. तो देखिए sacred groves क्या हैं? In many cultural tracts, a forest were set aside, and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. These are also known as island of pristine forest. ठीक है, तो ये जो है they are found in several parts of India, जैसे कि खासी and Janita hills in Meghalaya, Averi hills of Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, या फिर सरगुजा, चांदा एंड बास्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मेघालय में सैक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर थ्रेटन्ड प्लांट स्पीशीज, ठीक है। इसी तरह सैक्रेड लेक्स भी हैं कुछ, पुष्कर लेक इन राजस्थान, ठीक है, एंड किच्चो पलरी लेक इन सिक्किम। तो ये सैक्रेड माना जाता है इनको हिंदू रिलीजन में। इसी तरह सैक्रेड प्लांट्स भी हैं बहुत सारे हिंदू रिलीजन में, इनको माना जाता है। फॉर एग्जांपल तुलसी है, ओसिमम सैंक्टम, या फिर फिकस रिलीजियोसा प्लांट है, या फिर एलियोकार्पस फ्लोरीबंडस रुद्राक्ष जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स जो हैं सैक्रेड हैं। तो रिलीजियस एफिलिएशन जोड़ी जाती है प्लांट से, एनिमल्स से, जिसके जरिए उनकी प्रोटेक्शन जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन सिटू कंजर्वेशन। अब हम पढ़ते हैं एक्स सिटू। एक्स सिटू में क्या आएगा? जूलॉजिकल पार्क्स आएगा, बॉटनिकल गार्डन्स आएंगे, सफारी पार्क्स आएंगे, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट देम। एक्सिटू का मतलब है वैसा ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर टेकन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट। इंपॉर्टेंट, एक्स सिटू कंजर्वेशन में एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन अवे फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट एंड दे आर केप्ट ऑफ साइट। इन सिटू में था ऑन द साइट, उसी जगह पे। यहां पे हम जानवर या प्लांट्स को कहीं और ले जाएंगे और वहां पे अब आप कहेंगे प्लांट को उखाड़ के ले जाएंगे क्या? कैसे ले जाएंगे? अभी हम समझेंगे उसके बारे में भी, ठीक है जी। स्पेशल केयर इज टेकन टू मिमिक देयर नेटिव एनवायरनमेंट। इस बात का खास ध्यान रखना होगा
कि आपको मिमिक करना होगा, हूबहू वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जैसा कि वो नेचुरली जिसमें कि वो पाए जाते हैं, तभी वो ग्रो कर पाएंगे, राइट। इसमें जू आ जाते हैं, जोलॉजिकल पार्क्स भी जो हम कहते हैं। बचपन में ही आपने बहुत से जूस देखे भी होंगे, बच्चों को शौक होता है जू देखने का। देन बोटेनिकल गार्डन्स ऑल्सो, सफारी, राइट, जहां पे जानवरों को अपने नेचुरल हैबिटेट में बिल्कुल क्रिएट किया होता है हमने, और वहां पे घूमने की भी अनुमति है कि भाई जानवर घूम रहे हैं और ह्यूमंस भी वहां पे जा सकते हैं एक प्रॉपर तरह के व्हीकल में, जीप में या बस में, विद गाइड, एंड यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द एनिमल्स, जैसा कि आप यहाँ पे सफारी में देख पा रहे हैं। सवाल ये होता है कि इज ऑल द ex-situ कंजर्वेशन अबाउट पुटिंग द एनिमल्स इन केजेस एंड प्लांट्स इन गार्डन्स? क्या ex-situ कंजर्वेशन में सिर्फ यही आता है कि पिंजरे में जानवरों को रख दो या गार्डन्स में प्लांट्स को रख दो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ex-situ कंजर्वेशन में क्रायो प्रेजर्वेशन एंड सीड बैंक्स भी इंक्लूडेड है। So cryopreservation में the biological samples are stored in liquid nitrogen, और तापमान जो है -196 डिग्रीज, इतना कम तापमान होता है जिसपे कि बहुत बहुत लंबे समय तक बायोलॉजिकल सैंपल्स स्टोर किए जा सकते हैं, चाहे वो गैमीट्स हो, ओवा स्पर्मेटोजोआ हो एनिमल्स के, प्लांट्स के सीड्स हो, पॉलन हो, प्लांट टिश्यू हो, बहुत सारी चीजें जो है वो स्टोर करके रखी जा सकती हैं। सीड बैंक्स क्या है? जहां यहां पे हम स्टोर करते हैं सूखे बीज, ड्राइड सीड्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो गया। टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर लेवल, हर चीज बड़ा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होनी चाहिए। एक्सिटिव कंजर्वेशन में क्या होता है? थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दे आर टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन द स्पेशल केयर। तो कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल हैबिटेट में प्लांट्स या एनिमल्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं और एक सेपरेट हैबिटेट में उनको प्लेस करते हैं, जहां पे उनको बिल्कुल वहां जैसा माहौल दिया जाता है। इट इज कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। सैक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन्स बनाए जाते हैं, ठीक है या फिर सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए हम एक्स2 कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, हम सीड्स को, स्पर्म्स को, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को, इन सारी चीजों को स्टोर करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ एनी ऑफ द टिश्यू in the liquid nitrogen at -196 degrees Celsius temperature. This is called as cryopreservation. Cryo means freezing, ठीक है। Botanical gardens, arboreta, zoological parks, aquaria, wildlife safari parks, these are all modes of ex situ conservation. तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कभी-कभी कि which of the following is a mode of ex situ conservation, ठीक है। तो नाम, एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का मोड है या फिर इन सिटू कंजर्वेशन का, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो देखिए सम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एनिमल्स। तो देखिए लाइन, इट्स प्रोटेक्शन स्टार्टेड इन द ईयर 1972, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में, यहाँ पे लायन पाया जाता है, ठीक है। टाइगर बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाजीरंग नेशनल पार्क, सुंदरबंस, रतनबोर, कन्हा, बांडीपुर नेशनल पार्क, या फिर नागर अर्जुन सागर सिरिसिलम नेशनल पार्क, ठीक है। सर गिर हमारे एरिया, ओके ऋषि आपके एरिया में है, तो कभी देखा है कोई लायन वहां से घूमते हुए? हाँ सर, बहुत देखा है। Really?
तो पिछली बार न्यूज़ में आया था कि में ना सर मॉनसून्स में तो रोड पे आ जाते हैं वो। हाँ, हाँ, पिछली बार मैंने भी न्यूज़ में देखा था कि एक लाइन जो है नियर बाय रोड था, तो रात के टाइम पे घूम रहा था वहाँ पे रोड पे वो। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने भी ज़ू पार्क्स में तो देखा है, लेकिन ऐसे मतलब कभी देखा नहीं। ओके इसी तरह स्टूडेंट्स स्नो लेपर्ड भी है, ठीक है? तो ये वाली नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट है इसका नाम प्रोनाउंस करना। एनीवे राइनो दे आर फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क है राइनो का, राइनो की प्रोटेक्शन का। मानस सेंचुरी है या फिर जल्दा पारा सेंचुरी है, यहाँ पे पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है? अच्छा, खेतों में लेपर्ड आया था। तो देखिए लेपर्ड तो बहुत डेंजरस होता है, ह्यूमंस पे भी अटैक कर सकता है। लायन के चांसेस कम होते हैं अटैक करने के ह्यूमंस पे, लेकिन लेपर्ड कर सकता है। हाँ, एलिफेंट स्टूडेंट्स पेरियार, सिमलीपल, मानस एंड बांडीपुर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अच्छा, लायंस भी आ जाते हैं। तो देखिए लायंस ज्यादा टाइम सोते ही रहते हैं। मैं 2-3 टाइम मैंने विजिट किया था नेशनल पार्क्स में, मैंने हमेशा कुछ में आ देखा जाते हैं। सोया ही है। हाँ, हाँ, मतलब वो लोग पानी ढूँढने निकलते हैं, तो जो खेतों में जहाँ पे पानी भरा होता है, मतलब वो ऐसे साइड-साइड से चल-चल के पानी ढूँढने आ जाते हैं। क्योंकि अच्छा हमारे अच्छा। यहाँ पे जब समर्स होते हैं ना, तब जो जंगल के अंदर जो पानी का भरा होता है, वो सब सूख जाता है। तो वो लोग हम्म। पानी ढूँढने निकलते हैं और ढूँढते-ढूँढते अच्छा, फिर ऐसे आ जाते हैं किनारे-किनारे चल के। तो आप उसके फॉरेस्ट के अंदर भी गए हो? वहां पे जाती है ना छोटी छोटी गाड़ियां सफारी हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, वगैरह? सफारी तो नहीं अच्छा जाती, लेकिन हम अच्छा अच्छा। मतलब उस तरीके से जा सकते हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि इस तरीके से हम्म जाना होता है। फिर जो अगर मतलब कोई फ्रेंड्स ऐसे हो, जो फॉरेस्ट के उसमें हो, तो उनसे पूछ लेते हम्म। हैं कि लायंस की लोकेशन बता दो, तो फिर वो लोग लोकेशन बता देते हैं, तो हम उनकी वहाँ पे जाके उनकी हैबिटेट में जाके देखते हैं। वो लोग अपनी सारी जो मतलब रोज़ कर रहे होते हैं, शिकार कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो हम वो उधर जाके देखते हैं। यस, क्वाइट एडवेंचरस। ठीक है। यस जतिन, 20 आवर्स में लाइन जो है एवरेज ऑन एन एवरेज सोते हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लास आज की फिनिश करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन सेज अर्थ समिट held in Rio de Janeiro, Brazil in the 1992. It was called, this question was asked in the NEET 2019 exam. तो बताइए क्यों हुई थी अर्थ समिट? व्हाट वाज द रीजन? सो दिस टाइम 3 स्टूडेंट्स आर करेक्ट। अभी तो मैंने देखा 5 स्टूडेंट्स करेक्ट थे। अविरुद्ध कृष्णा एंड 1 स्टूडेंट, हिज नेम इज नॉट डिस्प्लेइंग। ठीक है, तो देखिए हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थ समिट जो है वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए ही हुई थी। ठीक है, so it was for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. तो देखिए, historic convention on biological diversity, the earth summit, it was held in Rio de Janeiro 1992 and called upon all the nations to take appropriate measure of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में 1992 में। इन्हें फॉलो अप वर्ल्ड समिट हुई थी फिर से on sustainable development, and it was held in 2002 in Johannesburg, South Africa, where 190 countries pledged
their commitment to achieve significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels by 2010. ठीक है, तो वर्ल्ड समिट में क्या हुआ था कि प्लेज लिया गया था बाय 190 कंट्रीज कि हम कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो बताइए आज की क्लास में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?